Hello student, today I will discuss the Kirchhoff's second law. This is an important topic of the 12th physics. Our rule, loop rule or voltage law, it is also known. हम बच्चों आज किरचॉफ सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे जिसे हम लूप रूल और वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं. तो हेलो बच्चों, दिस इज समरेश सिंह. I will explain this topic clearly, so you'll be maintain with my video. Okay, so let's start this topic with its statement. Its statement is important student. इसका statement जो है बहुत ज़्यादा important है, इसलिए इसके statement पे ध्यान दीजिए. Around any closed loop of network, अगर कोई closed loop of network है, then the algebraic sum of changes in potential must be zero. ठीक है, algebraic sum of changes in potential must be zero. Mathematically delta v summation delta v equal to zero. यही है इसका मैथमेटिकल जो है स्टेटमेंट इसका कह सकते हैं. अब ये चीज़ कहना है कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे. Around any closed loop of network, the algebraic sum of changes in potential must be zero. The algebraic sum आप changes in potential कैसे अप्लाई करेंगे must be zero. यानी कि समेशन डेल्टा वी इक्वल टू जीरो को अप्लाई कैसे करेंगे. अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं. जैसे नोट नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस साइन अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, दैट इज साइन ऑफ ईएमएफ. इन एल्जेब्रिक सम हम कैसे लेंगे. एल्जेब्रिक सम में अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस साइन अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल आ जाए या ईएमएफ की साइन लिखनी आ जाए तो हम कैसे लेंगे. देखिए यहाँ पे नंबर 1 लिखा है मैंने ए नंबर पे. अगर ये है निगेटिव, ये पॉजिटिव है. अगर हम इधर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव साइन होगी ईएमएफ की. अगर हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव की तरफ जाते हैं तो निगेटिव लेंगे. यानी कि यहाँ एक बात समझनी है, जिधर हम जाते हैं अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव की तरफ जाते हैं तो निगेटिव होगी. एकदम आसानी सी बात है. अब चलिए दूसरी चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस साइन अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. पोटेंशियल डिफरेंस साइन अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट. रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे लेंगे. वही चीज यहाँ भी लिखिए कि अगर हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन में, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है, तो अगर हम निगेटिव की तरफ जाते हैं तो निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे. अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो फिर से मैं बता दूं, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है. तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इसकी पॉजिटिव लेंगे. इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर से कैलकुलेट करते हैं तो माइनस आई आर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आर. फिर से मैं बता दूं, तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव आई आर, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे. अब इसको बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे. तो हाँ, अप्लाई वोल्टेज रूल इन गिवन सर्किट. ये क्लोज सर्किट दिया हुआ है और इस क्लोज सर्किट में आपको अप्लाई करना है वोल्टेज रूल. तो उन दोनों रूल्स को आप फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए और इसको अप्लाई करना सीखिए. इन रूल लूप ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, इसमें अप्लाई करना है. तो अप्लाई करने के लिए हम ए से चलना शुरू करते हैं. सपोज दैट ए से इस डायरेक्शन में चलते हैं और फिर ऐसे घूमते हुए इस डायरेक्शन में आते हैं, यानी कि इस तरह से ये आपका क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं. तो अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव आ गया. जैसे ये क्या होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा. करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव I1R1 हो जाएगा. ठीक है. और फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. फिर इधर आइए तो इधर हम करंट के अपोजिट फ्लो कर रही है, तो इधर का ये पॉजिटिव हो जाएगा और इधर का ये निगेटिव हो जाएगा. हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव I2R2 हो जाएगा. और
फिर यहाँ पे हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव E2 इक्वल टू 0। उम्मीद है इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिया यहाँ पे इन ओपन सर्किट, ये देखने में तो ओपन सर्किट है, लेकिन व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो होती है, इसलिए केवल और केवल ओपन सर्किट में हम जो है वोल्टेज रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो होती है और करंट जब तक फ्लो नहीं करेगी तब तक हम जो है वोल्टेज रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपको देखने में तो ओपन सर्किट दिख रही है, लेकिन है ये एक्चुअली व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट, किसी क्लोज सर्किट का पार्ट है। तो चलिए देखने में ओपन सर्किट है, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो VA यहाँ का पोटेंशियल लेंगे, फिर करंट इन द डायरेक्शन, करंट इन डायरेक्शन लेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ जाती है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। करंट हमेशा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, और फिर इक्वल टू VB। आप ये कभी मत सोचिए कि ये पॉजिटिव है तो करंट इधर जाएगी, ये किसी भी दूसरे सर्किट का पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो फिर से देख लीजिए। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इस लूप में, लूप देखिए, लूप में जो वोल्टेज रूल लगाएंगे और इक्वेशंस बनाएंगे, तीन इक्वेशन कम से कम होगा, उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके E1, E2, E3 आप I1, I2, I3 आप सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू। तो अप्लाई वोल्टेज रूल क्या करेंगे, I1, I2, I3 फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन चाहिए, तो हम I1, I2, I3 के लिए तीन इक्वेशन किरचॉफ्स लॉ लगा के निकालेंगे और उसको सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अप्लाई वोल्टेज रूल इन क्लोज लूप ABEFA। देखिए ABEFA ये वाला लूप है, इसमें हमने ऐसे लगाया ना, ये इस तरह से लगाया मैंने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगाया है, इसमें इस तरह से चल रहा है, A से B की तरफ, फिर B से E की तरफ, फिर F की तरफ, जैसे इसका नाम लिखा है मैंने वैसे चल रहा है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसमें। तो इसमें अगर आएंगे आप इसमें, तो इस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अर्थात नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2I3 हो जाएगा, और प्लस फिर इधर से हम जा रहे हैं इधर पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा। फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 5I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो 5I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन लूप ACDFA, इसमें अप्लाई करिए तो, यानी कि ये बड़ा वाला सर्किट ACDFA, इसमें अप्लाई करिए। और उसी तरह से हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे 3 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इधर जाने की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। और ये -6 मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे फिर इधर जा रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस, फिर डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो -5I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगेन फिर से आप अप्लाई करिए इन लूप। इसको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि I2 और I3, ठीक है,
इसको हम इक्वेशन को आप देख लीजिए अप्लाई करके, इस सर्किट में अप्लाई किया गया है, ठीक है, जैसे नाम लिखे वैसे, लेकिन इसका यूजलेस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। हालांकि ये सही अप्लाई किया गया, लेकिन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन यूजलेस है। यहाँ पे एक इक्वेशन यूज किया गया, अप्लाई जंक्शन रूल एट बी। बी पे जंक्शन रूल अप्लाई किया गया, ये देखिए बी है, बी पे जंक्शन रूल होता है द एल्जेब्रिक सम एट एनी जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी जीरो। यानी कि इंटरिंग करंट जो होती है आउट गोइंग करंट के सम के इक्वल होती है। इंटरिंग करंट जैसे I1 और I2 है, इनका जो सम होगा वो I3 के बराबर होगा। तो I1 और I2 का सम जो है I3 के बराबर होगा। जंक्शन रूल पे हम आपको वीडियोस दे देंगे, आप समझ लीजिएगा या आप पढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है, जंक्शन रूल में क्या होता है, किसी भी जंक्शन पे जहाँ पे करंट आ रही होती है उनका सम जो होता है जो है उससे आउट गोइंग करंट के बराबर होता है। तो जैसे I1 और I2 यहाँ पे आ रही है और I3 निकल रही है यहाँ से देखिए I3 निकल रही है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने बनाया। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसको किसको, इक्वेशन 1, 2 और 4 को। तो क्या करें, 1 एंड 4 हमने क्या किया, 4 से I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, इक्वेशन नंबर 1 में I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से रख दी और उसको सॉल्व कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तेज़ी से बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसको आप जो है इक्वेशन 5 हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन 5 और 2, मतलब ये भी I1 I2 के फॉर्म में है, ये भी I1 I2 के फॉर्म में है, दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल मिल गया। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम हो गई और इसको यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। I1 और I2 की वैल्यू जैसे निकल जाती है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 4 में आप पुटअप कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 आपने कहाँ बनाया था, यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 4 में I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपको I3 की वैल्यू निकल जाएगी। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हमने इक्वेशन बनाना सिखाया आपको कि I1 कैसे बना, इक्वेशन 1 कैसे बना, 2 कैसे बना, 3 कैसे बना, 3 का यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, 4 कैसे बना। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपका भी काम है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद इसकी वैल्यू I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख के I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से I1 का रिजल्ट है 48/31 एम्पियर, I2 का रिजल्ट 18/31 एम्पियर और 66/31 एम्पियर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। स्टूडेंट अभी हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं, अगर आपको नीडेड होगी और भी वीडियोस की तो वी विल टेक फॉर द वीडियोस ऑन द टॉपिक वोल्टेज लॉ। अभी वोल्टेज लॉ ख़त्म नहीं हुआ, ब्रॉड है, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास।